कि छात्रों, हम लोग कल अधिगम के पाठ्य के अंतर्गत हमने पढ़ा कि अधिगम की परिभाषा क्या होती है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं, अधिगम के पक्ष कितने हैं, ये जानकारी हासिल की। आज हम उसके आगे अधिगम के प्रकार, काइंड्स ऑफ लर्निंग, कितने प्रकार के अधिगम, कितने सीखने के कितने प्रकार होते हैं। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों को हम या तो एक ही प्रश्न में हम सभी पूरे चैप्टर के क्वेश्चन को समाहित कर सकते थे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि जैसे जिन जिन एक ही पूरे अध्याय का क्वेश्चन एक ही में पूछा नहीं जाएगा, तो वो जो प्रश्न पूछने के जो तरीके हैं या किस तरह से प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, उन्हीं के आधार पर हम इनको अलग अलग प्रश्न बना रहे हैं। अब जो पीछे आप प्रश्न पढ़े थे उसके अलावा जो प्रश्न बनेगा वह है अधिगम के प्रकार और अधिगम की क्या विशेषताएं हैं, वर्णन कीजिए। या अधिगम की परिभाषा तो सब में इन्वॉल्व रहेगी। जैसे भी कोई प्रश्न बनेगा इस पाठ से संबंधित, तो पाठ्यक्रम वो प्रश्न पत्र निर्माता जो हैं वो तुरंत कहेंगे कि अधिगम को परिभाषित कीजिए, यह कितने प्रकार का होता है और इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये आपसे प्रश्न पूछेंगे। तो कल हमने परिभाषा, अर्थ उसका जाना, परिभाषा जाना, उसके कितने जो है कौन कौन सी उसकी विशेषताएं हैं, उसके कितने पक्ष हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये सब सारी जानकारियाँ हासिल की। आज हम पढ़ेंगे कि अधिगम कितने प्रकार का होता है। मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम को 3 प्रकार बताया: शाब्दिक अधिगम, गत्यात्मक अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। शाब्दिक अधिगम क्या है? इस अधिगम के अंतर्गत हम जब शब्दों के माध्यम से जो चीज़ सीखते हैं, भाषा या विषय वस्तु पर आधारित जो ज्ञान हमको मिलता है, वो शाब्दिक अधिगम होता है। गत्यात्मक, मोटर लर्निंग, उसको कहते हैं गति संबंधी, उसके नाम से ये स्पष्ट है। चलना, दौड़ना, खेलना, शारीरिक कौशल और में निपुणता, ये सब जो है गत्यात्मक अधिगम के अंतर्गत आते हैं। और एक है समस्या समाधान अधिगम। कोई भी ऐसी जटिल समस्याएं आ जाएं और उसको हम कैसे उसका समाधान करें, उसके विषय में हम सीखते हैं। इंजन बनाने से पहले जेम्स वाट ने इसको सीखा कि भाप में शक्ति होती है। आर्किमिडीज अपने सिद्धांत को बनाने के लिए, उसके पहले सिद्धांत को कोई नहीं जानता था, तो उन्होंने देखा। और इस प्रकार की जब समस्याएं आती हैं, जैसे आप एडिसन का नाम जानते हैं, पढ़े होंगे आप हाई स्कूल में, इन्वेंटर रूप तमाम सारे प्रयोग उसने किया कि बच्चे ये जो है उनकी समस्या आ गई तो बैठ गया मुर्गियों के अंडों पर, और बाद में उसने जो है ये बल्ब का आविष्कार किया कि बल्ब कैसे जाए। तो ये उसने सीखा है। जो समस्याएं आ गई आपके ही सामने, जो समस्या आ जाती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी क्षेत्र की समस्या हो, और जब आप उसको जो है सॉल्व करते हैं, उसका समाधान करते हैं, और उस समय जो कुछ भी आप सीखते हैं, जैसे गणित की समस्या कोई हल कर रहे हैं आप, a+b का होल स्क्वायर, और a+b का होल स्क्वायर जो है उसको आप जो प्रश्न दिया गया है उस सूत्र में आप फिर होते हैं, सूत्र अप्लाई करते हैं, और उसके बाद जब आपका आंसर निकल आता है तो आप सीख जाते हैं। तो ये इस तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान के द्वारा जब हम सीखते हैं, तो इस प्रकार के अधिगम को जो है समस्या समाधान अधिगम कहते हैं। ये आपके 3 अधिगम के प्रकार हो गए। कौन कौन से? शाब्दिक, गत्यात्मक, गति संबंधी, साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, ये तमाम, और समस्या समाधान अधिगम। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या हमारे सामने आ जाती है तो उसके समाधान के लिए हम समाधान करते समय हम जो कुछ भी सीखते हैं, चाहे वो जीवन से संबंधित समस्याएं हों, चाहे किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, पठन पाठन में आपके सामने तमाम समस्याएं आ जाती हैं, तो इस तरह से वहाँ जो है सीखा जाता है। ये 3 जो है प्रकार मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के बताए। अब जो अगला क्वेश्चन बनता है वह होता है अधिगम की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्निंग। क्या विशेषताएं होती हैं? अधिगम
कि कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं। पहला है अधिगम ये प्रक्रिया। ये हम लोग जो है अधिगम की क्रिया को, ये चाहे ये कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं तभी आप अधिगम कर सकते हैं, या अधिगम हुआ कर सकता है जो बहुत पढ़ा लिखा हो, हाई क्वालिफाइड हो। जो अनपढ़ अधिगम नहीं करता वो भी अधिगम करते हैं। अधिगम सब करते हैं, ये नेचुरल प्रोसीडिंग है। अधिगम की विशेषताएं, पहली आपने देखा अधिगम एक प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा अधिगम उद्देश्यपरक होता है। कोई भी व्यक्ति कोई चीज तभी सीखता है जब उसको एक पर्टिकुलर उद्देश्य हो, उसका उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सीखते हैं। हम क ख ग घ या 1 2 3 4 जो संख्या का ज्ञान सीखते हैं, जो हम ये स्वर और व्यंजन सीखते हैं, ये सब सारी चीजों को सीखने के पीछे हमारा एक उद्देश्य होता है। तो अधिगम की एक विशेषता ये भी होती है कि उद्देश्यपरक होता है। अधिगम से ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम जब सीख लेते हैं तो वो उससे हमारा जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, हमारी बौद्धिक क्षमताएं, हमारे ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। अधिगम में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य निर्देशित होता है। जो व्यवहार हम करते हैं तब तक सीखते रहते हैं जब तक हम एक लक्ष्य को न पाएं। जैसे नृत्य करने वाला, जैसे आप मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं, शारीरिक कौशल सीखते हैं, तो आप तब तक जो है आप व्यवहार करते रहते हैं मोटरसाइकिल चलाने का या साइकिल चलाने का, या संगीत में कोई सीख रहे हैं आप, या ना डांसिंग सीख रहे हैं, नाचना या नृत्य करना। तो ये जो है उसके पीछे आपका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के उद्देश्य से आप तमाम दुनिया भर के व्यवहार करते हैं। चाहे वो एक्सपर्ट के पास जाएं, अभ्यास करें निरंतर, तो ये सारी चीजें जो है उसमें होती हैं। और लक्ष्य निर्देशित, हम लक्ष्य को निर्देश करके ही व्यवहार करते हैं, तभी हमारे जो है हम उसको सीख पाते हैं। नेक्स्ट है वातावरण की उपज है अधिगम। हमारे वातावरण अच्छा मिल जाता है, जिस वातावरण में हम रहते हैं वही हम सीखते हैं। नागरिक शास्त्र जो छात्र लिए होंगे वो जानते होंगे, अगर जो है एक रामू नाम के भेड़िए को उठा ले गया था, बच्चे को एक भेड़िया उठा ले गया था और उसने जो अपना लालन पालन किया, तो उस वातावरण में पलने के कारण बच्चा मनुष्य का था, लेकिन जो है उसने सीख लिया कि हम दोनों पैर जैसे भेड़िया चलता था उसी वातावरण में पला था, तो इसलिए उसने सीख लिया। तो कल परिभाषा में भी जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग पे हम पढ़ा रहे थे, हम बात कर रहे थे उस दिन कि प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो उसमें आपने वातावरण का नाम लिया था और हेरिडिटी, 2 चीजों का नाम हम आप चर्चा में थे। तो वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जिस वातावरण में आप रहते हैं। हमने कहा ना कि कल कि अगर वंशानुक्रम अच्छा है, वातावरण खराब है, कहने का तात्पर्य है कि आपके वंश में पढ़े लिखे हैं, डिटेल आपके रिकॉर्ड्स जो है बहुत अच्छे रहे हैं, IAS हैं, PCS हैं, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं उनको बीट करने वाले आपके यहाँ हैं, लेकिन अगर आपका वातावरण उनसे हट करके है तो निश्चित है कि आप जो है वही चीज सीखेंगे जो उस वातावरण में रहते हैं। तो इसलिए अधिगम की एक विशेषता कही गई है कि अधिगम जो है वातावरण की उपज है। कहने का मतलब है कि अधिगम का जनक जो है वातावरण कहा गया है। उद्देश्य और सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये अधिगम जो है वो स्व उद्देश्य होता है। कभी आप जो कुछ भी सीखेंगे उसके पीछे आपका उद्देश्य है, और ये सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं। किसान भी जो चीज सीखता है, बीज कैसे बोए जाए, कितना बोया जाए, कितनी मात्रा में खाद, तो जो कुछ भी हम सीखते हैं उसके पीछे हमारा उद्देश्य होता है। और ये जो है यूनिवर्स प्रोसीडिंग है, पूरा सार्वभौमिक है। ये नहीं है कि हम सीखते हैं, आप नहीं सीखते, अगला नहीं सीखता, बगल वाला नहीं सीखता, ये ऐसी कोई बात नहीं है। फिर व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है। आप पूजा करते हैं, पीछे खड़ा हुआ आपका छोटा भाई जो अबोध है वो भी हाथ जोड़ लेता है, भगवान को नमस्कार करने के लिए दोनों हाथ उसके जो है जुड़ जाते हैं, तो वो सीखता है। लेकिन यही आगे चल करके आप व्यवस्थित ढंग से पूजा करना सीख गए, लेकिन वो जो है अभी नहीं सीखा है। तो धीरे धीरे जब उसके परिवार व्यवहार जो पहले वो हाथ जोड़ता था पीछे खड़ा होकर, आगे चल करके जब वही व्यवहार में उसके अस्थायी परिवर्तन हो गए, उसमें परिमार्जन हो गया। आपने परिभाषा में ही देखा था कि पूर्व के अनुभव जो हमारे हैं उसमें अस्थायी परिवर्तन हो जाए, उसका परिमार्जन हो जाए, तो वही जो है क्या है, अधिगम है।
अधिगम नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब भी हम कोई चीज सीखते हैं, हमने तमाम उदाहरण दिए हैं आपको कि चाहे वो गणित के सूत्र हों, चाहे साइंस के हों, मनोविज्ञान के विषय में भी आपने लास्ट ईयर जब इसकी परिभाषा पढ़ रहे थे तो आपने सुना होगा। अभी किसी से लेमैन से, जनरल आदमी से आप पूछते हैं मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए या मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, तो वो तो सीधे यही जान लेगा कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, क्योंकि उसका नाम है। जैसे भौतिक विज्ञान है तो भौतिक संबंधी वस्तुओं का ज्ञान कराने वाला विज्ञान है। जीव विज्ञान है जीव संबंधित। उसी तरह मनोविज्ञान को अगर आप कह देंगे तो शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर जो है वो सीधे लोग कहते हैं कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। लेकिन जब आपने इसका अध्ययन किया, इसके अधिगम किया, आगे बढ़े आप, तो आपको मालूम हुआ कि मन का विज्ञान नहीं है, बल्कि ये जो है नया ज्ञान आपको प्राप्त हुआ कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। तो इसी तरह जो है ये नए ज्ञानों की प्राप्ति होती है। अनुभव एवं संगठन, अनुभवों का संगठन। हमारे पास जो भी अनुभव है उसमें और सारे परिमार्जन होते चले जाते हैं। हमारे पास तमाम अनुभव आते हैं कि हम कैसे सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कभी आपको तैरना हुआ, नदी में आप फंस गए तो आप कैसे तैरेंगे। तो अगर आप किसी से आपने सीख लिया, मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं तो कैसे मोटरसाइकिल जो है चलेगी, उसमें जो है कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ से हो। तो ये जितने भी अनुभव तो आपके पास था कि मोटरसाइकिल चलाया जाता है, एक्सीलेटर है, ये गियर है, ये ब्रेक है, तमाम सारे अनुभव आपके पास पहले से थे। मोटर हैंडल कैसे संभाला जाता है, अनुभव आपके पास था। लेकिन आपने जो है जब आप साइकिल चलाने के बाद छोड़कर जब आप मोटरसाइकिल चलाना शुरू किए तो उसमें जो भी अनुभव आपको प्राप्त हुए वो जो है उसमें वृद्धि हुई। तो अनुभवों का संगठन है। जितने संगठन पहले अनुभव पहले आपके पास थे और जो अब जो है अनुभव आपने इकट्ठा किया, ये सभी जो है एक प्रकार के ग्रुप बन गए और अनुभवों का संगठन जो है बढ़ता गया। सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट अनुभवों के आधार पर होता है। हम अपना शारीरिक विकास कैसे कर सकते हैं, हमारे अंदर बौद्धिक क्षमताएं कैसे आती हैं, हमारा जो है आर्थिक विकास कैसे होगा, हमारा भाषा विकास कैसे होगा, हम जो है ग्रुप में कैसे रहेंगे, हमारा अनुकूलन कैसे होगा वातावरण के साथ। ये तमाम सारी चीजें जो है हमारे बौद्धिक और शारीरिक दोनों क्षमताओं का विकास जो है अधिगम के द्वारा होता है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, कभी ये खत्म नहीं होती। हमने इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि ये जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलने वाली है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जीवन में सीखता नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, आप कहते हैं कि हम इस चीज को सीख लिए, हमको ये बहुत बड़ी सीख मिल गई। तो अनुभवों के द्वारा जब सीख मिलती है तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें समायोजन अच्छा होता है। ये व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों होता है। जैसे आप पढ़ते हैं, कोई आदमी ग्रुप में जाकर के कोचिंग करता है, बहुत सारे लोग एक साथ सीखते हैं, और कोई एक जो है ट्यूटर आपके घर पहुंच करके आपको कुछ सिखाता है। तो ये सामूहिक भी आप सीख सकते हैं। जीवन ये अधिगम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सामूहिक भी आप सीख सकते हैं, अधिगम कर सकते हैं, और जो है ग्रुप में भी आप अधिगम कर सकते हैं, और पर्टिकुलर अकेले आप अधिगम कर सकते हैं। संपूर्ण रूप से सम्मिलित होता है अधिगम। जो भी आपने सीख लिया है उसको अलग करना बड़ा मुश्किल है। तो गलत आदतों को भी आप सीख सकते हैं, जो दोबारा खाना, क्लास से भाग जाना, विद्यालय में अनुशासनहीनता करना, ये भी आप सीख लेते हैं। गुरुओं का अपमान करना, तो ये जो कुछ भी आप सीखते हैं ये आप में समाहित हो जाता है, आपके ट्रेड में चला जाता है। तो आप उसको जो है उसी तरह से ट्रीट करने लगते हैं, ये अब आप में सम्मिलित होता है। अब नेक्स्ट है अधिगम की विधियां। हम कौन कौन सी विधि से अधिगम करते हैं। आप बहुत सारी विधियों को आप जानते हैं। आप लोगों में से अगर कुछ नहीं है तो एक विधि आप जरूर जानते होंगे, अनुकरण विधि। नया तो अनुकरण तो आप जानते हैं। अनुकरण तो बहुत सुने होंगे कि उनका अनुकरण कीजिए, गांधी जी का अनुकरण कीजिए, जवाहरलाल नेहरू का अनुकरण कीजिए, बाल गंगाधर तिलक का अनुकरण कीजिए, लक्ष्मीबाई का अनुकरण कीजिए, तमाम मीराबाई का अनुकरण कीजिए। ये सब सारी चीजें आपको सुनने को आती होंगी। तो इसी तरह जो है तमाम विधियां जो है बताई गई हैं अधिगम की, कि किन किन विधियों से हम अधिगम करते हैं। तो ये भी एक प्रश्न ही बनेगा कि जैसे परीक्षा अधिगम से आप क्या समझते हैं, अधिगम की मुख्य विधियां कौन कौन सी हैं, या उनको जो है उनका वर्णन कीजिए। तो ये जो है आपको अगला जो इस अध्याय का प्रश्न बनता है वो अधिगम की विधियां। तो विधियां पर चर्चा हम करके पढ़ने, विधियां होती हैं पहले करके सीखना। जब आप कभी लोअर क्लासेज में 1, 2, 3, 4, 5, 8 तक भी था कि विज्ञान आओ करके सीखें,
हम कोई चीज तब सीखते हैं जैसे आप करत करत अभ्यास के जड़ में ठोस हो जाना। आप अपने हाथ से जो करेंगे वो जल्दी आपको आ जाएगा। और अगर आप केवल किताबी कीड़ा बनकर रह जाएंगे तो उतनी चीजें आपको नहीं। हाउ टू पास द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ते हैं कि परीक्षा केवल पास करनी है तो ठीक है, रट लीजिए, क्या फायदा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम इसको सीखें, निटिंग है, बच्चियां हैं निटिंग करना सीखती हैं, बुनाई करना, सिलाई करना, कढ़ाई करना, ये तमाम सारे कौशल्स जो हैं ये करके सीखे जाते हैं, केवल बताने से। या जब तक देखिए थ्योरेटिकल नॉलेज अलग होता है, आपने पूरा थियरी पढ़ लिया लेकिन आपने उसको शास्त्राणाधित्य आप बहुत मूर्ख। शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद अगर आपने उसको व्यवहार में नहीं लाया तो कोई जरूरी नहीं है कि आपने उसका अच्छा अधिगम किया। तो जो चीज आप करके सीखते हैं, जो स्वयं आपने, जैसे ए से लेके जेड तक आपको बताया गया कि ये 26 अक्षर अंग्रेजी में होते हैं, सर ने श्यामपट पे लिख दिया और कहा कि गृह कार्य करके लेके आइए। तो जब आप अपने हाथ से ABCD जेड तक लिख दिए तो वही आपने करके सीख लिया। ये पहली विधि होती है करके सीखना। दूसरा होता है निरीक्षण करके सीखना। आप किसी को देख करके सीखते हैं। हमने अभी इससे पहले आपको बताया कि आप जब पूजा करते हैं, हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, तो आपके बगल में छोटे बच्चे जो है वो भी आपको देखते हैं और वो भी भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। ये क्या होता है? निरीक्षण विधि होती है। हम किसी को निरीक्षण करके, किसी को देख करके सीख जाते हैं। आप पहले जो कटिंग सीखने जाते हैं, कपड़े की जो टेलरिंग सीखने जाते हैं, पहले देख करके ही नहीं सीखते हैं, निरीक्षण करते हैं पहले कि कैसे ये जो आस्तीन कटेगा, कैसे कॉलर बनेगा, कितना चेस्ट होगा, कैसे कहाँ से कपड़ा निकाला जाएगा, ये सब सारी चीजें तो निरीक्षण के द्वारा। खेलना जो है, क्रिकेट जो आपको सिखाते हैं वो निरीक्षण बताते हैं ना कि इस तरह से गेंद मारो, इस तरह से बैट चलाओ, ये जो है ये तमाम विधाएं जो है ये निरीक्षण के द्वारा हम सीख लेते हैं। तो ये निरीक्षण विधि होती है। परीक्षण विधि, परीक्षण विधि क्या होती है? थोड़ा ये साइंटिफिक है। ये तमाम परीक्षण किए जाते हैं, शोध करते हैं हम, तमाम प्रयोग करते हैं और अपने अनुभवों के आधार पर वो कार्यों को करते करते हम सीखते हैं। तो ये भी एक प्रकार से समझिए करके ही सीखना होता है। जब तक हम अपना जो है स्वयं परीक्षण नहीं करते, स्वयं शोध नहीं करते, तब तक हम किसी की कही हुई बातों को नहीं मानते। और ये चीज होता है परीक्षण विधि द्वारा सीखना। और तीसरा है वाद विवाद विधि। इस विधि में एक ही विषय वस्तु पर अधिक लोग बात करते हैं। आप वाद विवाद प्रतियोगिता देखते होंगे, कोई पक्ष में बोलता है, कोई विपक्ष में बोलता है। तो ये सारी चीजें जो है वाद विवाद के द्वारा जो चर्चाएं होती हैं दोनों पक्षों के बीच में, उनसे भी हम कुछ सीखते हैं। कक्षा में बच्चों के विचार उभर कर सामने आते हैं कि आपके अंदर क्या विचार हैं। जैसे कहा जाए कि दहेज प्रथा पर वाद विवाद प्रतियोगिता कराई जाए तो कुछ तो पक्ष में बोलेंगे, कुछ पक्ष में, विपक्ष में बोलेंगे दहेज लेना अच्छा है, दहेज देना अच्छा है, दहेज लेना बुरा है, दहेज देना बुरा है। तो ये दोनों चीजों में बुराई है। ये जो पक्ष, दोनों पक्षों के विचार जो उनके अंदर मना स्थिति थी उसको उभर करके जब सामने आता है तो उससे भी हम सीखते हैं। ये वाद विवाद विधि होती है। अब कुछ और विधियां जैसे पूर्ण विधि। अगर आपको एक कविता 8 लाइन की दे दी गई और अगर आपने जो एक ही बार में याद कर लिया तो ये पूर्ण विधि होती है, कंठस्थ कर लेते हैं आप। अंश विधि क्या होती है? विषय वस्तु 8 लाइन की कविता आपको दी गई, आपने 4-4 लाइन की कविताओं को 2 बार में याद किया, अंश विधि हो गई, उसके खंड आप कर दी, इसको खंड विधि भी कहते हैं। और ये अंतराल विधि और सतत विधि। अंतराल विधि क्या होती है? अंतराल विधि के अंतर्गत आप जो है समय समय पे इंटरवल देते हैं। 2 लाइन याद किए, रुक गए, फिर 2 लाइन याद किए, फिर रुक गए। तो इसमें जो है आप बीच बीच में ब्रेकिंग करते हैं, इंटरवल करते हैं, अंतराल देते हैं। ये विधि आप, इसके द्वारा भी आप लोग सीखते हैं। और सतत विधि, जैसे आपने आज मोटरसाइकिल चलाना शुरू किया तो आज ही आप पूरा सीखेंगे, जब तक आपको नहीं आ जाएगा आप नहीं हटेंगे। ये सतत विधि है। A to Z इंग्लिश के अक्षर लिखने हुए, बीच बीच में आप ब्रेक कर गए, लेकिन आप लिखते रहे, चाहे 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा जितना बीत गया, और जब तक आप जो है नहीं सीख पाए तब तक आप हटे नहीं। ये कंटिन्यू
कंटिन्यू मेथड है, ये सतत विधि कही जाती है। जब तक हमको याद नहीं हो जाएगा, जब तक हम सीख नहीं लेंगे, जानकारी नहीं हासिल कर लेंगे, तब तक हम नहीं हटेंगे। ये सतत विधि है। इस तरह से जो है आज हम इस विधि, इस पाठ के 1, 2, 3 जो है प्रश्नों को हमने पढ़ा है। एक है अधिगम के प्रकार, फिर अधिगम की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और हम कैसे अधिगम करते हैं, अधिगम की कौन कौन सी विधियां हैं। तो हमने जो है ये यहाँ आपके सुविधा के लिए इसको हम अपलोड भी कर दे रहे हैं और साथ ही साथ जल्दी ही हमारा यूट्यूब चैनल पर जो हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं या इनको जो है नहीं उनके पास मोबाइल है, तो किसी भी समय जैसे ही आपको मौका मिले, मोबाइल खाली हो, आप हमारे नाम के यूट्यूब चैनल है हमारा एसपी दुबे, और उस चैनल पर आप जाएंगे तो आपको ये सारी सामग्री और ये हम जो आपको पढ़ाए हैं ये सारा चीज़ मिल जाएगा। और अब इसी के साथ स्टे होम, बी सेफ की भावनाओं के साथ हम कल फिर आपसे मिलेंगे। ओके, एंड दैट्स ऑल।